स्वर जो कभी थमता नहीं था, आज खामोश हो गया। हर दिल की धड़कन में बसने वाला एक एहसास कहीं खो गया। वो जादुई आवाज अब हवा में घुल गई है। पर हर गीत में उनकी रूह हमेशा के लिए बस गई है। सुरों की वो रानी अब सितारों में जा बसी है। मगर हर धुन में उनकी मुस्कान आज भी यहीं हंस रही है। ये अलविदा नहीं, एक विराम है उस कहानी का। ये ये अलविदा अलविदा नहीं, नहीं, एक विराम विराम है है उस उस कहानी कहानी का, का। जो हर दिल में गूंजेगी। जब तक संगीत है, आशा जी की आवाज है। नमस्कार दर्शकों, आज मन बहुत द्रवित है क्योंकि विश्वविख्यात और करोड़ों दिलों में बसने वाली आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण आशा भोसले जी की, जिन्हें कल देवाज्ञा प्राप्त हुई और आज शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया जाएगा। इसी पर आधारित आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनकी ज़िंदगी के कुछ पन्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे। उनके संघर्ष की कहानी को यहाँ पर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके मन में भी है कोई याद या आशा जी को देना चाहते हैं आप अपने हृदय से श्रद्धांजलि, तो आप भी इस कार्यक्रम में सजीव जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी श्रद्धांजलि आशा भोसले जी को अर्पित कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 011, दिल्ली का STD कोड लगाइएगा। नंबर होगा 23097532। हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लीजिए, जिन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। नंबर है 9958779787 और दूसरा नंबर है 9650890089। यानी आज के कार्यक्रम का पहला भाग समर्पित है आशा भोसले जी को, और आशा भोसले जी के जीवन और उनकी यादों को और ज़्यादा ताज़ा करने के लिए हमने 2 विशेष मेहमानों को भी आमंत्रित किया है। अंशु, आइए मिलकर स्वागत करते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं श्री संजीव उपाध्याय जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ परोक्ष रूप से जुड़े हैं श्री मुकेश शर्मा जी, पूर्व महानिदेशक फिल्म डिविजन्स, पूर्व अपर महानिदेशक दूरदर्शन से हैं। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद जी संजीव जी, हम बात कर रहे हैं आशा भोसले जी के बारे में, जहां शब्द कम पड़ जाएं लेकिन उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। उनकी जर्नी की बात करें, उस एरा की एक ऐसी बुलंद आवाज़ रही है। क्या खासियत रही आशा भोसले की गायकी में और उनके अंदाज में? अंशु, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, शब्दों में उनकी गायकी को या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि असल में मुझे लगता है कि वो आवाज़ का एक ऐसा इंद्रधनुष है जो फिल्म संगीत में और फिल्म संगीत की दुनिया और उसकी सीमा से भी आगे जाता है। एक बिल्कुल अलग तरह की गायकी, और हम विस्तार से आगे हम बात करेंगे ही उनके बारे में। लेकिन ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही चीज़ें हैं। उनके टैलेंट की भी बात है, मेहनत भी है, कहीं कोई कमी नहीं है, और उसके ऊपर किस्मत का भी साथ है। वो किस किस तरह से आता गया उस पर भी बात होगी। एक चीज़ जो हमें समझनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, कि उन्होंने फिल्म म्यूज़िक की अगर हम बात करते हैं तो गोल्डन एरा को भी देखा। उन्होंने बदलते हुए दौर में जिसे कहते हैं, जो संगीत जिस तरह से बदला उसके बाद, उसको भी देखा, और उसमें अपना जो उनका रोल है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। तो आशा जी गैर मामूली सिंगर, यानी बेहद ख़ास सिंगर रही हैं, और उनका जाना बहुत बड़ा लॉस है भारतीय फिल्म म्यूज़िक के लिए, बल्कि फिल्म म्यूज़िक पूरी दुनिया के लिए। जी मुकेश सर, आप पर आना चाहेंगे। ऐसा माना जाता था कि आशा जी की आवाज़ थोड़ी अलग है, और क्या यही अलगपन उनकी एक बड़ी ताकत बना? जी हाँ, बिकॉज मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि हमारी तो पूरी उम्र ही गुजरी उनकी आवाज़ सुनते हुए, रफ़ी साहब को, आशा जी को, लता जी को। जी। और ये पाया कि आशा जी की आवाज़ में जो रोमांसिज्म था, जो रोमांटिक थी, जो रोमानियत थी, उसने बड़ी मदद भी की उस दौर के लोगों की, जो जिन्हें इश्क विश्क हुआ करता था।
क्योंकि इतना ज़्यादा वो लोग उससे आइडेंटिफाई करते थे उस आवाज़ से, और इतनी इतनी अच्छी आवाज़ थी कि मतलब कोई भी गाना आप उठा लीजिए उस दौर का, ओपी नैयर के साथ तो उनके गाने इतने बढ़िया हुए हैं जिनको कि आज भी लोग गाते हैं, और बाकायदा मतलब पुराने गाने अगर रिपीट होते हैं, मिक्सिंग होती है, तो बहुत सारे आशा जी के गाने हमारे सामने आते हैं। जी। जी। संजीव जी, अगर हम बात करें, एक मैं कहीं पे पढ़ रही थी तो मुझे आया कि मेन वॉइस ये कहा गया है कि जो एस डी बर्मन साहब रहे हैं उनके लिए मेन वॉइस रही है आशा जी। एस डी बर्मन जी का अंदाज़ बिल्कुल अलग था, और वहीं पर अगर हम आर डी बर्मन जी की बात करें तो उनका अंदाज़ बिल्कुल अलग था, गानों का बनाने का तरीका, उनके लिरिक्स, उनका म्यूज़िक कॉम्पोजिशन का। तो किस तरह से आशा जी दोनों तरह से, दोनों पर्सनालिटीज़ के बीच में अपने आप को ढालने का काम करती थी? अंशु, वैसे तो देखा जाए तो एस डी बर्मन की जो मेन आवाज़, अगर हम महिला स्वर की बात करें तो वो फर्स्ट चॉइस लता जी रहीं थ्रू आउट, और सिंगर्स में इनिशियली रफ़ी साहब थे, बाद में किशोर दा उनके फेवरेट सिंगर्स में शामिल थे, बल्कि बहुत से ऐसे किस्से हैं जब जिससे पता चलता है कि वो किशोर दा के बड़े नज़दीक थे, बड़ा ख्याल रखते थे उनका। आशा जी के करियर को अगर हम समझने की बात करें तो वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि देखिए वो एक कंप्लीट सिंगर हैं। शास्त्रीय संगीत, भजन, गज़ल, कव्वाली, पॉप, आप कोई जॉनर के अगर आप बात करें तो सब जगह उनका महारत है। एस डी बर्मन के साथ अब देखिए ये एक किस्मत की बात होती है। शुरू में उन्होंने कुछ गाने गाए, उन्होंने बर्मन दादा के लिए, एस डी बर्मन के लिए, और हुआ ये कि उसके बाद 1958 के आसपास की बात है, लता जी नाराज़ हो गई किसी बात पर एस डी बर्मन से, और उन्होंने नहीं गाया। 5 बरस का वो पीरियड है। उस दौर में एस डी बर्मन ने कई गाने उनको दिए, और उसमें कई अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में ले जो बुलाए। लेकिन इसी के साथ देखिए किस्मत बड़ी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। 1955 में रवि साहब का कंपोज किया हुआ एक गाना था जिससे उनको मकबूलियत मिली, जिससे उनको पहचान मिली, चंदा मामा दूर के, वचन फिल्म थी 1955 की। 57 में नया दौर। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था कि गीता दत्त जो ओपी नैयर के लिए मेन वॉइस माना जाए, और ये गीता दत्त बहुत, देखिए लता जी, गीता दत्त और शमशाद बेगम, ये 3 बड़ी सिंगर्स थी महिलाओं में। तो इसमें होता यह है कि ओपी नैयर साहब वो गीता जी से दूर होते चले गए। उधर गीता जी की अपनी लाइफ में जो गुरुदत्त की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ा उन्होंने गाना कम कर दिया। इधर 1957 में जो नया दौर है वो आती है। नया दौर में 2 गाने उनके बहुत ही मशहूर, बल्कि गाने तो उनके 3 हैं, उनके 2 गाने, मांग के साथ तुम्हारा और उन्हें जब जब जुल्फें तेरी। तो ये जो गाने आते हैं, अगले ही बरस ओपी नैयर को फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। ये हम सब जानते हैं कि ओपी नैयर साहब और आशा जी की नज़दीकियाँ थी, और एक इस एसोसिएशन जो फ़ायदा हुआ, जो भी मुकेश जी भी जो बात कह रहे थे कि ओपी नैयर साहब के जो गाने जो हम लोगों ने सुने और जो भी इश्क करते थे, तो वो उनके लिए बड़ा सहारा होता था इन गीतों का। तो रफ़ी साहब और आशा जी ये ओपी नैयर साहब के संगीत का स्तंभ कहे जाएंगे। और साथ ही साथ एक और भी कमाल है, देखिए ओपी नैयर साहब भी दूसरी तरफ सिर्फ आशा जी के साथ गवा रहे थे महिलाओं में, लता जी नहीं है। एसोसिएशंस की बात और भी ज़्यादा गहराई से करेंगे। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सौरभ बात कर रहे हैं बिहार से। सौरभ जी नमस्कार, साझा करें अपने विचार। अंशु एंड संजीव जी सबको नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ, तो ये कल पता चला कि आशा जी के जो देहावसान हो गया जी, उनके बारे में है तो दुख हुआ, लेकिन 92 इयर्स की उम्र में जाना कोई बहुत दुख की बात नहीं। उन्होंने पूरी जिंदगी एक सफल जिंदगी जी, लेकिन मुझे याद है उन्होंने सबसे बड़ी बात, उन्होंने हर समय अपने को प्रासंगिक बना के रखा जी, और यही उनकी विशेषता रही कि वो हर दौर में, जैसा संजीव सर बता भी रहे थे, कैसा भी जॉनर का गीत हो, गाने आए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। हमेशा बखूबी उन्होंने निभाया, और हर गाने में, हर रूह में वो अपने आप को बसा लेती थी। मुकेश जी, आपसे आप दूरदर्शन से जुड़े हैं और हमें ये भी पता है कि आशा जी भी दूरदर्शन के साथ में बहुत सारे उनके किस्से हैं। उन्हीं किस्सों में से कुछ किस्सों को हम यहाँ पर सुनना चाहेंगे। आशा जी, दरअसल मैंने चार्ज लिया था 2000 में दूरदर्शन में, तो उसके पहले 80s में आशा जी और लता जी आते थे मुंबई दूरदर्शन में, और तब जो भी रिकॉर्डिंग्स होती थी हुआ करती थी उस दौर में, क्योंकि और तो कोई चैनल था नहीं। लेकिन जब मैं आ गया तो फिर मैं, बड़ी इच्छा थी मेरी कि लता जी, आशा जी सबको वापस किसी तरीके से बुलाया जाए। तो बहुत, पर सबका ही था कि नहीं क्या करेंगे, अभी तो नए चैनल्स आ रहे हैं, तब जी और सोनी इन सब का प्रादुर्भाव हो रहा था।
जी। फिर भी मैं मैनेज करके आशा जी को ले आया। मैंने कहा हेलो डीडी प्रोग्राम एक हमारा है और उसमें मैं आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जी। तो उनका वो मैंने कहा केक काटेंगे, और मैंने विश्वनाथ सचदेव जो नवभारत टाइम्स के संपादक थे मुंबई के, उनको आमंत्रित किया कि मैंने कहा आप बातचीत करिए। और वो आई और फिर उन्होंने मुझे इतना याद है उन्होंने बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मुकेश, इससे बेहतर मेरा जन्मदिन मैंने कभी नहीं मनाया। तुमने ऑन लाइव में मेरा जो है वो करके उन लोगों से बातचीत कराई। शी बिकेम क्वाइट इमोशनल, वी आल्सो। और मैंने पूरा उनके एंट्री से लेकर के सब कुछ बाकायदा रिकॉर्ड किया। इनफैक्ट वो आपके आर्काइव में है भी वो प्रोग्राम। जी। तो आप सोचिए कि वो जो आशा जी 9 साल में जिन्होंने अपने पिता को खो दिया था, और 9 साल की उम्र में स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे जिनके पास, उन्होंने फीस भी नहीं था, और तब से उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया फैमिली को, गाने गाने शुरू किए उस जमाने में। और बेस्ट ये है कि सबसे पहले 1947 में फिल्म जो आई थी उसमें खेमचंद प्रकाश जी जो थे उनके साथ उनकी वॉइस को यूजलेस कह दिया कि ये बेकार है, और उनको स्टूडियो से बाहर कर दिया। अब्यूजिव मैरिज उनकी रही, जिस मैरिज में वो मतलब 20 साल तक उन्होंने कैसे सफर किया वो अलग बात है। पर्सनल ट्रेजेडीज में तो आपने जाना ही होगा कि उनकी शी लॉस्ट अ डॉटर वर्षा की, उनकी 2012 में डेथ हो गई, उनके बड़े लड़के की 2015 में डेथ हो गई। तो ये सब चीजें, और फिर उनको कुछ भी कहिए, बरगद तो लता जी थी ना, उनकी शेडो में रहना ही पड़ता था उनको, लिविंग लेजेंड थी लता जी। इस सब के बावजूद भी उन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया, और उस मकाम के लिए मुझे ये खुशी है कि जब जब हमने बुलाया उनको, whenever we asked, she said she is there with us and she really I mean enjoyed coming to DD time and again। एक आध बार तो ये भी कहा कि मुकेश मुझे पुराने आर्काइवल प्रोग्राम जरा निकाल के दो ना, जी। तुम्हारे पास तो इतना खजाना है। मैंने कहा मेरा खजाना जी। क्या, दूरदर्शन का है। तो जी। एंड देन शी कंटिन्यूड कमिंग टिल आई मीन जब तक उनसे संबंध रहा, मैं जब तक था रिटायर नहीं सर, हुआ था। दूरदर्शन में जब नया साल हम लोग मनाते थे तो ऐसा जी। भी मुझे पढ़ने में आया कि रात के 12 बजे वो गीत गाया करती थी लाइव, और वो गीत गाया करती थी, वो गीत था कि गया दिसंबर जाने दो, आई जनवरी आने दो, दिल से दिल को टकराने दो, नया साल आने दो। तो ये गीत उनकी आवाज़ में लाइव यहाँ पे गवाया जाता था सर। हाँ, मैंने आपसे कहा कि शुरू के न्यू ईयर के प्रोग्राम्स के ये जितने भी होते थे, लता जी और सॉरी आशा जी तो हमेशा नॉर्मली, एंड शी वाज क्वाइट पैपी। मतलब उनका वैसे भी बातचीत उनसे आप करिए, मिलते थे तो काफी मतलब मस्त बोला थी। आप देखिए ना, इतना बढ़िया वो लिख करके गई दूरदर्शन में, जब जाने लगी तो मैंने कहा कुछ आपको कैसा लगा आज का। जी। उन्होंने उसमें लिखा कि बहुत दिनों के बाद दूरदर्शन आई हूँ, बहुत बदल गया है, लगता है ये जवान स्टेशन डायरेक्टर आ गया, इसके आने से अब यहाँ आना अच्छा लगेगा। मैंने लता जी ने कहा आशा जी यू हैव मेड माय डे। बहुत सुंदर। हाँ। शी वाज रियली दैट वे, बहुत ही कंसर्न, बहुत ज्यादा मतलब आत्मीयता थी उनके साथ। जी जी, वो हमने दिखाया सर दर्शकों को भी, जी, अभी जी, हमने जी, वो झलकियां दिखाई जब मतलब 22 विजिटर्स साल बुक पहले में। की बात है, जी मुझे लगता है कल की बात लगती है। जी, विजिटर्स बुक में लिख के गई आशा जी स्वयं के अब दूरदर्शन भी नए स्वरूप में है और वहाँ आना उन्हें अच्छा लगा और आती रहेंगी, ऐसा लिख के हाँ। गई। और संजीव मयंक, साथ ही देखिए, जहाँ पे आशा जी की हम बात करें, जैसे मुकेश जी ने बताया, संजीव जी ने हमें बताया कि उनका जो स्टाइल रहा है, पैपी भी रहा है, क्लासिकल भी रहा है, भजन भी गाया है, हर जॉनरस के गीत उन्होंने गाए हैं, और इतना ही नहीं, हर भाषाओं में गाए हैं। जी हाँ, हर भाषाओं में गाए हैं। और एक इंटरव्यू में वो कहती हैं संजीव जी कि लता जी जो उनकी बड़ी बहन रहीं और वो स्वयं कहीं ना कहीं पिताजी के कुछ संस्कार थे संस्कृत भाषा में जो उन्हें श्लोक सिखाए गए, मुखाग्र कराए गए। वो ऐसा कहती हैं कि अगर पिताजी ये सब ना देते तो लता लता ना होती और आशा आशा ना होती। तो कैसे देखते हैं उसे आप? देखिए, अभी जो बात चर्चा में आ ही गई उनके बचपन की, ये मंगेशकर परिवार का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बहुत कमाल है। मतलब दीनानाथ मंगेशकर साहब जिनकी थिएटर कंपनी थी, जो आर्टिस्ट थे, खुद जल्दी गुजर गए। जैसा अभी मुकेश जी भी कह रहे थे, 9 साल की थी आशा जी उस वक्त। मास्टर विनायक जो उनके दोस्त थे, मास्टर विनायक ने बड़ी मदद की इन दोनों बहनों को फिल्मों में काम दिलवाने में। मास्टर विनायक नंदा के, जो एक्ट्रेस नंदा थी, उनके फादर थे। और शुरू की तो बात हमने कर ही ली। इसके आगे जो हम नैयर साहब की बात कर रहे थे कि नैयर साहब के फिल्मी गानों में तो आशा जी, अगर महिला की आवाज़ है तो आशा जी फर्स्ट चॉइस वो रही। लता जी से उन्होंने कभी नहीं गवाया। कितने गाने हैं उनके, और एक स्पेक्ट्रम है। बल्कि मैं तो दर्शकों से ही गुजारिश करूंगा कि आप सुनिए कुछ दिन, अगर आपने नहीं सुने हैं तो लता जी के उस दौर के आप गाने सुनिए। मेरे सनम के गाने हैं, किस्मत के गाने हैं, इतनी फिल्में, कश्मीर की कली के गाने हैं। ये सब होते देखिए एक बदलाव जिसे कहते हैं कि ये सब हो ही रहा था। और पर्सनल लाइफ के बारे में अभी मुकेश जी ने उनकी जो ट्रेजेडीज हैं उनका भी जिक्र किया। ये सब हो रहा है साइमल्टेनियसली। 1965 के आसपास तीसरी मंजिल
नाम की फिल्म आती है, मतलब अगर हम बात करें कि फिल्म म्यूजिक कैसे बदला, तो पंचम ने, आपके सवाल का वो जवाब जरा रह गया था, अब उस पर आ रहे हैं कि R.D. बर्मन ने पूरा म्यूजिक बदल दिया। उसके बाद जो ब्रास सेक्शन लेकर आना और आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, इस तरह के गाने, एक नया साउंड, और पंचम ने कई लेवल पे एक्सपेरिमेंट किए। और इधर आशा जी ओपी नैयर साहब से भी अब दूर हो रही थी, ये लगभग वही पीरियड है। और उसके बाद अगर डिफाइनिंग मोमेंट मतलब जिसको कहें तो फिर वो है दम मारो दम। हाँ, मैं जिक्र करने ही वाली थी सर, इस बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। मुकेश जी, आशा जी की पर्सनालिटी जो रही है, अगर हम उनका थोड़ा सा पर्सनल बात करें तो थोड़ी सी चुलबुली, और ऐसा कहा जाता है, सुनने में आता है कि शरारती रही हैं, और वो शरारतपन, वो मासूमियत, वो उनकी हमें गायकी में भी झलकती नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने हर प्रकार के गीत गाए हैं। उन्होंने शरारती वाले गीत भी गाए, उन्होंने जहाँ अदाएँ चाहिए, जहाँ पे नज़ाकत चाहिए, उनकी गायकी में हर वो पक्ष हमें दिखाई देता है। तो इस बारे में बताइए कुछ। देखिए, अभी जैसे जिक्र किया था पंचम दा के साथ, जब उन्होंने चेंज ओवर आया, नए किस्म के गाने बनने लगे, तो उस वक्त एक गाना था तीसरी मंजिल का, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। जी। नाउ उन्होंने, शी फेल्ट इट टू डिफिकल्ट, और उन्होंने रिफ्यूज किया कि नहीं पंचम, मैं नहीं कर पाऊंगी इस गाने को, और वो आ गई। तो घर आकर के उन्होंने लता जी को बताया कि ये मुश्किल हो रहा है, वो गाना बहुत ज्यादा टफ है। तो लता जी ने कहा तुम भूल रही हो, तुम मंगेशकर पहले हो, भोसले बाद में हो, तुम क्या जाओ बात। वापस करो। एंड शी वेंट देयर एंड देन शी डिड द सॉन्ग। तो क्या है कि इससे, इस एनेक्डोट से ये भी पता चलता है द ब्यूटीफुल बॉन्डिंग बिटवीन द टू सिस्टर्स, कि कितना भी कुछ है, लेकिन लता जी अल्टीमेटली हाथ उनका सर पे रहता था। मैं तो घर पे जाता था एक आध बार, तो मैंने देखा भी था। सो दैट वे उनका था। और उनका वो गीत देखिए ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, फिल्म का, चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, वो तो माइलस्टोन है। और आज आप सुने कितना दर्द है उस गीत में, कितना अब रोमांस है, सब कुछ है उसमें। दैट सॉर्ट ऑफ सिंगर शी वाज। तो उनके गाने को तो वही एंजॉय कर सकता है जो सही माने में म्यूजिक को समझता है और म्यूजिक का मजा लेता है। जी, जी। मतलब एक समय ऐसा था जब उन्हें कंपेयर किया जाता था, और अब वो समय जो हमने इतनी बड़ी जो उनकी जर्नी देखी कि अब कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। वर्सेटैलिटी की बात करें, अलग अलग भाषाओं में गीत गाने की बात करें, ऐसी ही एक चर्चा एक इंटरव्यू में हुई आशा भोसले जी के साथ पूर्व महानिदेशक कंचन प्रसाद ने की। आइए दिखाते हैं आपको उसकी एक झलक। आप तो हिंदी के अलावा मराठी में भी, बांग्ला में भी, और कितनी फॉरेन लैंग्वेजेस में भी गाती हैं जी। कुछ बताएंगे क्या हमारे ऑडियंस को इसके बारे में? क्योंकि मराठी का भी गाना आपका बहुत लोगों को पसंद आता है, बांग्ला तो है ही है, वहाँ के लोग इतने दीवाने हैं आपके, उसमें भी ज़रूर आप प्यार डाल के ज़्यादा गाती होंगी। जितने रिकॉर्ड बने हैं, पिक्चर बने हैं, वो सब मैंने गाने गाए हैं, सब गाने गाए हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि इसके वजह है कि लैंग्वेज सब डिफरेंट है। हमारे लैंग्वेज में ड़, ल, क्ष, ज्ञ, यज्ञ, बाकी लोग यज्ञ बोलते, खत्री बोलते हैं, लेकिन हम लोग ड़ नहीं बोल सकते कोई। तो ये भाषा जो है वो तमिल में है, तमिल, तेलुगु और मलयालम में सब है। मैंने ये कैसे, वो पिताजी के हमारे ऊपर मतलब आशीर्वाद है कि हमको उन्होंने पहले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम शांति शांति। ये जब सिखाया, और इसके बाद यदा यदा ही धर्मस्य कर्मण्येवाधिकार, ये सब हमने मुखस्त कर लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम कोई भी लैंग्वेज गाओ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम देवनागरी में ही सब भाषा लिखते, इंग्लिश भी, तमिल भी, तेलुगु भी, और हम आराम से गाते हैं, आराम से गाते हैं। बंगाली तो मुझे ऐसा लगता है मराठी है, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, मैं सिंधी गाने गाए, पंजाब, सब मलयालम, बिहारी, बिहारी बहुत गाना चला है मेरा। दरोगा बाबू, अच्छा। जवनिया पे चले ना जोर जब, दरोगा बाबू बहुत चला। नेपाली गाने चले मेरे। तमिल, पहला गाना मैंने गाया था
और गाने गाए थे, इळयराजा का गाना, सबसे बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, तो उनके साथ गाया। तो पहला गाना गाता हूँ मैं, यंग ऊरू कादल पति यन्ना नन के रे। तो कादल ये शब्द है तो प्यार है, कादल। तो मैंने पूरा गाना उनके साथ डुएट गाया। तो उन्होंने मुझे पूछा, आशा टेल मी हाउ डू यू नो माय लैंग्वेज। मैंने बोला मेरे को नहीं मालूम, आई डोंट नो योर लैंग्वेज, नॉट एट ऑल। सो तुमने उसका भाषा का अर्थ समझ के गाना कैसे गाया? मैंने कहा एक शब्द था, कादल, कादल यानी प्यार, तो प्यार का गाना है करके मैंने बराबर गाया। तो ऐसी थी आशा जी, और आशा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। बैतूल से ज्योति जी बात करिए। ज्योति जी नमस्कार, अपने विचार साझा कीजिए। नमस्कार आपको सर, और अंशु मैम को भी। जी जी ज्योति जी, ये आशा ताई को जो हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं बहुत बहुत। जी, आप सभी की जो श्रद्धांजलि है हम ज़रूर वहाँ तक पिट कर रहे हैं। भौतिक रूप में भले आशा ताई अब हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी आवाज़ और उनकी जो भावनाएं रही हैं हमेशा से। संजीव सर, आपसे चलते चलते चूँकि हम अंतिम सोपान पर आ गए हैं, आशा जी एक संपूर्ण व्यक्तित्व की तरह, एक गायिका की तरह, एक मनुष्य की तरह, एक माँ की तरह कैसे देखते हैं, कैसे श्रद्धांजलि देते हैं? अगर समय है तो मैं थोड़ा सा ज़रूर कहना चाहूँगा। जो देखिए, ये कहना बड़ा आसान है कि वो लता जी की बहन हैं और बड़े आराम से, मतलब उनके लिए सब कुछ आसान हो गया होगा। ये बहुत बहुत मुश्किल वक्त उन्होंने पूरे अपने संगीत के सफ़र में देखा, और उसके बाद उन्होंने अपनी ये जगह बनाई। जी, वो एक ऐसी सिंगर हैं कि जिनकी रिप्लेसमेंट, मतलब मैं अगर मेल काउंटर पार्ट में अगर बात करूं तो ऐसा लगता है कि जैसे पुरुषों में किशोर कुमार और इधर आशा जी, इतनी रेंज है उनकी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक माँ के तौर पर उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत बहुत सेक्रीफाइसेस किए, और बाद में जैसा हम सब जानते हैं कि वो आखिर तक वो परफॉर्म करती रहीं, गाती रहीं। उन्होंने अपनी परेशानियों को कभी अपने काम पर हावी नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ा मैसेज है, उनकी लाइफ बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए कि एक कलाकार, उसके जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो कला से, अपने काम से कोई समझौता शो मस्ट गो ऑन वाला जो भाव है। एक हमारे पास मैसेज आया है, एक हमारे व्यूअर हैं कुमार जयंत जयपुर से, उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजा है। लिखते हैं, आशा ताई जी विख्यात, बेमिसाल, बेहतरीन स्वर कोकिला, नेक दयालु व्यक्तित्व की धनी एवं विश्व संगीत दुनिया प्रेमियों के दिलों पर बचपन से राज किया। उनका दुनिया से चला जाना बहुत दुखद है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, वो प्रार्थना है हम सब प्रियजनों और प्रशंसकों को इस दुख सहने, सदमे से उबरने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। हम भी यही कामना करते हैं। कुमार जैन जी, एक और मैसेज प्राप्त हुआ है, मैसेज मिला है हमें दिल्ली से अमित प्रताप जी का। ये लिखते हैं कि संगीत जगत की महान स्वर साधिका आशा जी को विनम्र श्रद्धांजलि। तो एक लास्ट के साथ मैं मुकेश सर, आपका क्लोजिंग रिमार्क्स। जी, एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट था, फिर आप उसको समअप कर सकते हैं। मतलब अभी बता रहे थे कि शी वाज सो मच सो प्रोफेशनल। आप देखिए जो हमको मिलता है चीज़ें देखने को, तो 1950 में उनकी बायोग्राफी में एक रिकॉर्डिंग उन्होंने मुझे बताई भी थी कि जब उन्होंने हमारे माइक्रोफोन देखे कि तुम्हारे तो बहुत अच्छे हैं मुकेश, अभी 80s में, जब 90s में या 2000 में, हम लोग 50s में कर रहे थे, माइक्रोफोन पेड़ से लटकाया हुआ था अंधेरी में, और सुबह होने आई थी और कौवे कंटिन्यूस बोल रहे थे, ट्रेन पास हो रही थी, करते करते बोले कम से कम 15-16 घंटे लगे हमको करने में उसको, जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखते हैं जिसमें कि जरा भी नॉइज नहीं है। इस किस्म का प्रोफेशनलिज्म, इस किस्म का चिंतन, इस किस्म का जो जैसे कहते हैं ना कमिटमेंट, वो कमिटमेंट कहाँ मिलता है आजकल? तो ट्रैक सब बने बनाए आते हैं लोग और अपना गा के चले जाते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म और उनका जो एक अपनत्व का भाव भी हुआ करता था, ये भी पढ़ने को सुनने को मिलता है कि जब भी वो स्टूडियो में जाती रिकॉर्डिंग करने के लिए, सारे म्यूजिशियंस को अपना बना लेती, अपने हाथों से बना खाना भी परोसती थी। ये सार्थक चर्चा हुई, हमने आशा जी को याद किया। मुकेश सर, संजीव सर, आप दोनों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।